हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो यहाँ पर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़ का जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वीडियो में हमने हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके अलावा उसकी इम्पॉर्टेंस, और उसके बाद मैनेजमेंट को हम आर्ट समझे, कॉमर्स समझे, साइंस समझे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारा का सारा हमने कवर कर लिया था। तो आज जो अभी हम करेंगे वो करेंगे आपके लेवल ऑफ मैनेजमेंट से। तो अगर बात करते हैं मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के अंदर 3 लेवल के अंदर हमने इसे डिवाइड किया हुआ है। एक हो गया आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और थर्ड हो जाता है आपका सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली बात, लेवल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मैनेजर की जो डिफरेंट कैटेगरी है। लाइक सबसे पहले टॉप लेवल पे जितने भी सीईओ होंगे, चेयरपर्सन होंगे किसी भी कंपनी के, हाई पोस्ट होगा, वो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद बात करते हैं मिडिल लेवल में, तो वो डिपार्टमेंट वाइज जितने भी मैनेजर्स होंगे वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। और लास्ट में चले जाएंगे सुपरवाइजरी में, जिसके अंदर सुपरवाइजर, फोरमैन वगैरह वो सारे उसमें इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पर उसी के अंदर डिफरेंट कैटेगरी देना होता है मैनेजर का, जहाँ पर द लोएस्ट टू द हाईएस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी एंड स्टेटस। तो उसके अकॉर्डिंग जिस लेवल का भी वो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी डिफरेंशिएशन होगा, उनकी अथॉरिटी अलग होगी, उनका स्टेटस भी अलग अलग होगा। तो उस तरीके से अगर बात करें टॉप लेवल के अंदर, तो चेयरपर्सन हो गए, सीईओ हो गए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हो गए, या फिर उसके इक्विवेलेंट जो भी वो पोस्ट बनाते हैं, सीएफए वगैरह, और उनकी टीम, तो वो सारे के सारे जो है टॉप लेवल के अंदर कंसिस्ट किए जाते हैं। इनका मेन टास्क होता है टू इंटीग्रेट एंड टू कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस के अंदर जितनी भी टाइप की एक्टिविटीज़ होंगी उसको कोऑर्डिनेट करने का काम, उसको जोड़ने का काम किसका होगा? टॉप लेवल का होगा। लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा, उसके बाद उस पर्टिकुलर चीज़ का प्रोडक्शन होगा, सेलिंग होगी, एडवर्टाइजमेंट होगा। तो इन सबको इंटीग्रेट करने का जो चीफ टास्क होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होगा। जितनी भी कंपनी के लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे वो ये बनाएंगे। फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या है, क्या स्ट्रैटेजी हम रखने वाले हैं, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? टॉप लेवल की। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिडिल लेवल, कंसिस्ट ऑफ डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड्स। अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उसके अंदर जो अलग अलग ऑपरेशन के मैनेजर्स होते हैं, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट का अलग हो गया, उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट का अलग है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का अलग है। तो वो सारे के सारे जो हैं मिडिल लेवल के अंदर कंसिस्ट किए जाते हैं। मेन टास्क आर टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। अब जो भी टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाया है, उन्होंने तो पॉलिसी बना दिया, अब इन्हें क्या करना है? उन पॉलिसी को इंटरप्रेट करना है, मतलब उसको उस पॉलिसी पे काम करना है। टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़, और इस बात को भी इंश्योर करवाना है कि हमें उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है। उसके बाद जो भी एक्टिविटीज़ उसके अंदर होगी उस सारी को कोऑर्डिनेट करेंगे। उसके बाद जितने भी उस काम को करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए उन सारी चीज़ों को अवेलेबल कराएंगे, उनकी ड्यूटीज़ असाइन करेंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। तो ये सारा काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का हो जाएगा। अब थर्ड बात करते हैं आपका लोअर लेवल या फिर सुपरवाइजरी लेवल, कंसिस्ट ऑफ फोरमैन एंड सुपरवाइजर। मेन टास्क इनका होता है टू इंश्योर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। जो भी पॉलिसी का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होगा, फाइनल जो एकदम लो लेवल पे सारे के सारे काम होंगे, जो भी डायरेक्शन दिया हुआ है, ब्रिंग वर्कर ग्रीवेंस बिफोर द मैनेजमेंट, की वर्कर किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा मैनेजमेंट के पास वो लेकर जाएंगे। और जितने भी वर्कर्स हैं उनके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम, उसके बाद आउटपुट की क्वालिटी किस तरीके की बनेगी उन सबको मेंटेन करने का काम, वेस्टेज कम से कम हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखेगा? जितने भी लोअर लेवल के मैनेजमेंट होंगे। तो उसके बाद आपका मैनेजमेंट के अंदर है कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं या फिर एलिमेंट, कुछ भी पूछे आपको यही बताना है। तो मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि 5 इसके मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग के अंदर क्या है? सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पर्टिकुलर गोल डिसाइड होता है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं एडवांस में ही। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है, सबसे पहले मेन उनका ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड होता है कि हम क्या करेंगे अपने बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में, उनका मेन काम क्या होगा। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? ऑर्गेनाइज करेंगे, असाइन, जितने भी अब जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा तो डिफरेंट लोग वहाँ पे काम करेंगे, तो उनको अलग अलग ड्यूटीज़ को प्रोवाइड करना, ग्रुप टास्क करवाना, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। अब उस पर्टिकुलर प्लान को करने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी उसको एलोकेट करने का काम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर
कंसिस्ट किया जाएगा। थर्ड क्या है, स्टाफिंग। अब आपकी प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइज भी कर लिया आपने सब कुछ, उसके बाद काम करने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर स्टाफिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सही लोगों को ढूंढते हैं एक सही जॉब के लिए, विच इंक्लूड्स ट्रेनिंग। और उसके बाद उनको लेने के बाद जब रिक्रूटमेंट हो जाती है उसके बाद हम उन्हें देते हैं ट्रेनिंग, उसके बाद उनका डेवलपमेंट भी होता है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। अब आपने एम्प्लॉयज़ को ले लिया, उसको ट्रेनिंग भी दे दी, लेकिन आपको बार बार उसे क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि वो किसी भी टास्क को अच्छी तरीके से कर सकें। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर सुपरवाइजरी करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो काम को अच्छी तरीके से करें। अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, लीडरशिप भी होना चाहिए, कोई ना कोई लीडर रहेगा, उसके अंदर ही वो सारा काम होगा। और उसके बाद साथ ही जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनको मोटिवेशन की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। और उसके बाद लास्ट जो एलिमेंट होता है दैट इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज़ मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अब आपने इतना सब कुछ कर लिया तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, इन सब को देखना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। इवन अगर ये सारा सब कुछ चल रहा है और अगर आपने उस पर कंट्रोल ही नहीं किया तो फिर इन सब की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाएगी। इसलिए कंट्रोलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सो दैट कि आपका जो भी गोल है, ऑर्गेनाइजेशन गोल, उसको आप ईजिली अचीव कर सकें। उसके बाद इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर इंटीग्रेट द इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू अचीव द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब कोऑर्डिनेशन जो है उसको मैनेजमेंट से अलग नहीं मान सकते, बट ये मैनेजमेंट का उस तरीके से एलिमेंट भी नहीं है जैसे हमने प्लानिंग एंड ऑल पढ़ा था। जबकि कोऑर्डिनेशन क्या है, एक एसेंस है मैनेजमेंट का, एक समरी बोल सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट सार तरीके से बोल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर सारे के सारे जो मैनेजर होते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने का काम करते हैं। जैसे पहले भी हमने कहा था कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सबके अंदर अलग अलग काम होता है, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अगर सबसे पहली बात कि रॉ मटेरियल परचेज़ नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसके बाद सेलिंग भी ज़रूरी है, सेलिंग भी तभी होगी जब आपका एडवर्टाइजमेंट उस चीज़ की अच्छी तरीके से करें। तो इन सारी चीज़ों को इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है और इसको इंटीग्रेट करके कौन करवाता है? कोऑर्डिनेशन करवाता है, सो दैट कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल हो उसको अचीव कर सकें। उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो कोऑर्डिनेशन जो है वो ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करने का काम करता है। अब ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा तो होता नहीं है, इवन छोटे लेवल पे भी हो सकता है, बट यहाँ पर हम बात करते हैं काफ़ी हाई लेवल बिजनेस की। तो वहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, लेकिन उन सबको इंटीग्रेट करवाने का काम सबसे अच्छे तरीके से कौन करेगा? कोऑर्डिनेशन करेगा, जो कि सारे लोगों को ये इंश्योर करवाएगा कि सभी जो काम है एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं। ऐसा नहीं, उन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, जिसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। जितने भी एक्शन हो रहे हैं उसको यूनाइट करने का काम कोऑर्डिनेशन का है। ये क्या करता है? अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको ये एक्टिविटीज़ करनी है, और उसके बाद जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एक कॉमन गोल दिया जाता है कि आपको इससे कनेक्शन बना के रखना है, आपको इससे कनेक्शन बना के रखना है, सो दैट कि जो है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे अराइज ना हो। और जो भी इंडिविजुअल एफर्ट है, वैसे तो हर लेवल पे एक इंडिविजुअल एफर्ट काम करेगा, लेकिन फाइनली क्या करना है? उसे यूनिटी देनी है। थर्ड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस नहीं है जो आपने एक बार कर दिया ख़त्म हो गया, या फिर ऐसा भी नहीं है कि किसी एक लेवल पे इसकी ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत हर जगह ही होती है, सारे लेवल जितने भी मैनेजमेंट है सबकी ज़रूरत है, जितने भी डिपार्टमेंट है सब जगह ज़रूरत है, ताकि उनकी जो फंक्शन है वो कंटिन्यू चलता रहे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल परवेसिव फंक्शन। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत जो है यूनिवर्सल इन नेचर है, मतलब इसकी ज़रूरत जो है जितने भी लेवल है उस हर जगह ज़रूरत पड़ेगी, ताकि क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के बिना जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम सही से नहीं कर सकता। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। जितने भी मैनेजर्स होते हैं हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस कोऑर्डिनेशन को बनाए रखें, चाहे वो टॉप लेवल के हों, मिडिल लेवल के हों, लोअर लेवल के मैनेजमेंट हों। तो ये क्या सारे के सारे के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एफर्ट बनाएं ताकि लोगों के बीच में एक समन्वय बना रहे, मतलब एक दूसरे पे लोग ट्रस्ट करें और उन्हें पता हो कि हाँ इनका काम अगर ख़राब होगा तो उससे हम पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है वो बेसिकली आपका कोऑर्डिनेशन है।
अब नेक्स्ट है क्या है कि कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि कैसे आप कह सकते हो कि कोऑर्डिनेशन जो है किसी मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है या फिर एक एसेंस है। तो उसके लिए आपको करना है, कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट का एक डिफरेंट फंक्शन नहीं है, ये एक ऐसा एक मतलब एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, सारे फंक्शन को जोड़ कर रखने का काम करती है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि एक मैनेजमेंट का एसेंस है, इसकी ज़रूरत जो है मैनेजमेंट के सारे फंक्शन के अंदर है। जैसे प्लानिंग है, प्लानिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन की कब ज़रूरत पड़ती है, जब मास्टर प्लान जब टॉप लेवल पे बन रहा है, डिपार्टमेंटल प्लान, उन दोनों को जोड़ने का काम कोऑर्डिनेशन करेगा, तभी वो एक अच्छा प्लान बना पाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग, जितनी भी अथॉरिटी दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, और कौन बंदा किसके प्रति आंसरेबल होगा, मतलब अकाउंटेबिलिटी होगा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं कोऑर्डिनेशन से बेहतरीन तरीके से होगी। स्टाफिंग के अंदर भी वही वाली बात है कि आपका जॉब रिक्वायरमेंट में बैलेंस करके रखना कि कहाँ पर कितने पर्सन की ज़रूरत है, किस टाइप की क्वालिटी के ऑफ एम्प्लॉय की हमें ज़रूरत है, कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक सही जॉब के लिए सही पर्सन को सिलेक्ट करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, वो सारा चीज़ कोऑर्डिनेशन करवाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग, सुपरविज़न करते समय, मोटिवेशन करते समय या फिर लीडरशिप के टाइम पे भी इसकी ज़रूरत है। और नेक्स्ट आपका लास्ट कंट्रोलिंग, वहाँ पर एक्चुअल रिजल्ट बताते हैं कि जो भी हमने एक्सपेक्टेड रखा था क्या वो एक्चुअल मिला या नहीं मिला, तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए। और उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नीड फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों होती है, द रीज़न दैट ब्रिंग्स आउट द इम्पॉर्टेंस और द नेसेसिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन। अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 पॉइंट है। कोऑर्डिनेशन इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द, जैसे जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ता है, जब उनकी ग्रोथ होती है, तो अलग अलग क्वालिटी के लोग वहाँ पर आते हैं काम करने के लिए, जिनके अलग अलग एस्पिरेशंस होते हैं, अलग अलग उनकी इच्छा होती है। तो और कोऑर्डिनेशन क्या कराते हैं, इस इंडिविजुअल गोल्स को मैच कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ। क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन होता है तो उसके अंदर हम सब इस हर बात का ध्यान रखते हैं कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन गोल कर रहे हैं तो जो पर्सन जॉब कर रहा है उसको भी 100% सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, तभी वो परफेक्ट तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन अराइजिंग आउट ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड डिवीजन ब्रिंग्स फोर्थ द मोटिव फॉर अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर फंक्शन भी अलग अलग होगा, फंक्शन डिफरेंशिएशन होता है, जिसकी वजह से लोगों के ऑब्जेक्टिव जो है थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव की वजह से डिपार्टमेंट के बीच में कोई क्लैशेस ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए कौन काम करता है, कोऑर्डिनेशन, और ये जो भी वेरिएशन है उसको ख़त्म करवाता है। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन कैन गिव टू फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी एंड प्रायोरिटाइजिंग ऑफ देयर जोन और एक्टिविटीज़। स्पेशलाइजेशन क्या किसी भी डिपार्टमेंट को एक फीलिंग देता है कि हाँ हमारा वाला जो है बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है, हमारा जोन या फिर हमारी एक्टिविटी को प्रायोरिटी मिल रही है। कोऑर्डिनेशन सीक्स टू सीक्वेंस एंड इंटीग्रेट ऑल द स्पेशलिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। और कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं उसको एक सीक्वेंस वाइज डिसाइड करता है, उसके बाद उसे इंटीग्रेट करता है, ताकि जो पूरी एफर्ट लग रही है उसका पूरा पूरा बेनिफिट पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हो, ना कि एक पर्टिकुलर किसी एक डिपार्टमेंट का या फिर किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल का। तो ये था आपका टोटल फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर ये सारा कुछ आपको प्रिपेयर रखना है। तो इसमें जो है हमने सारा पार्ट कवर कर लिया है। आपने इतना कर लिया तो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसलिए नोट्स को एक शॉर्ट नोट्स करके आप पॉइंट टू पॉइंट तो ज़रूर अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखें, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप उसे रिवाइज़ कर सकें। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।